हमने फर्स्ट लिक्विड रेशियो तो कर लिया था, सेकंड रेशियो हमारा कौन सा, सबसे बड़ी हेडिंग, 5 पार्ट्स में टोटली रेशियो को बांटा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला रेशियो कौन सा था, लिक्विड, दूसरा सोल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी रेशियो, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी, और पांचवा क्या था, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। अब हर एक के अंदर बहुत सारे रेशियो और दे रखे हैं अपने को, ठीक है। जैसे लिक्विड में कल कितने रेशियो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। दूसरा अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सोल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। इसके अंदर कितने रेशियो होंगे, इसमें हमारे पास में मेनली 4 तरीके के रेशियो हैं। कितने, 4। नाम याद रखना साथ साथ में। फर्स्ट रेशियो जो उसको बोलते हैं डेप्थ इक्विटी रेशियो, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास में, डेप्थ इक्विटी के बाद में सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो। तीसरा हमारे पास में प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। और चौथा हमारे पास में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, फर्स्ट ऋण समता अनुपात, ऋण समता अनुपात। दूसरा हमारे पास में शोधन क्षमता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, ठीक है। प्रोप्राइटरी को बोलते हैं स्वामित्व अनुपात, स्वामित्व अनुपात, ठीक है। और चौथा है हमारे पास में ब्याज व्याप्ति अनुपात, ब्याज व्याप्ति अनुपात, ठीक है। फटाफट डायग्राम बनाओ, उसके बाद में 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो, तो 4 रेशियो हो गए हमारे पास टोटली, डेप्थ इक्विटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, और चौथा क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम 1 बाय 1 वापस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखो इनके जो फॉर्मूला है ना, उसके अंदर आती क्या क्या चीजें, हमें वो चीज याद रखनी है, ठीक है। इसलिए आपको हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराया था। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में ये आने वाला है डेप्थ इक्विटी रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋण समता अनुपात, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी। क्या फॉर्मूला है, डेप्थ अपॉन इक्विटी। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि डेप्थ में क्या क्या आता है और इक्विटी में क्या क्या आता है। इसके अलावा और इसको अपन बोल सकते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अपॉन इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं डेप्थ अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ये हमारे पास में क्या होता है, डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। सबसे पहले डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी दायित्व। बाहरी दायित्व का मतलब क्या होता है, ऐसे लायबिलिटी जिसका भुगतान बाहर के लोगों को करना है, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड या इंटरनल लायबिलिटी या इक्विटी, तीनों एक ही चीज होगी, चाहे मैं इक्विटी बोल दूं या इंटरनल लायबिलिटी बोल दूं या शेयर होल्डर फंड बोल दूं। देखिए इसका नाम क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब क्या होगा, आंतरिक, यानी जो बिजनेस के अंदर के लोगों को देनी है। बिजनेस के अंदर के लोग, शेयर होल्डर्स अंदर के होते हैं कि बाहर के, अंदर के। बिजनेस के मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। तो मालिकों से रिलेटेड जो भी चीजें वो सब इंटरनल होती है, और जो बाहर के लोगों को पे करना होता है वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि डेप्थ में क्या आएगा, यानी कि डेप्थ या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। याद करो हमने बैलेंस शीट की साइड पढ़ी थी, जिसमें एक तो था नॉन करंट लायबिलिटी, याद है। नॉन करंट लायबिलिटीज में कितनी चीजें आती थी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, क्या आता था, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। उसके बाद उसमें था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में वहां थे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। और अदर लॉन्ग टर्म
लाइबिलिटी जो किसको पे करनी है, एक्सटर्नल होनी चाहिए, ध्यान रखना, इंटरनल नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ये चीजें। और करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में भी वापस सबसे फर्स्ट कौन कौन सी थी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, इसमें अपन ऐड करेंगे क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, और अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, ये भी कौन सी होनी चाहिए, एक्सटर्नल। अगर ये सारी चीजों की मैं टोटल कर लेता हूं ना, तो ये आता है आपके पास में टोटल डेप्ट, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, लोन, डिवेंचर्स हमने पढ़े थे इसके अंदर, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन अगर आपने बना रखा है, यानी 12 महीने से ज्यादा के लिए अगर कोई प्रोविजन बना हुआ है, वो यहाँ आएगा। और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो बाहर के लोगों को पे करनी, वो यहाँ आएगी, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 12 महीने के अंदर अंदर आपने किसी से उधार ले रखा है, ठीक है, लोन के थ्रू या बाई डेप्ट, कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए बना रखे हैं, और अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो बाहर के लोगों को पे करनी। इन सब की अगर मैं टोटल कर लूं तो क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी या फिर टोटल डेप्ट। दूसरा है हमारे पास में इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी क्या, इसी को हम बोल सकते हैं क्या हुआ, शेयर होल्डर्स फंड। तो इंटरनल लाइबिलिटी बोलो या शेयर होल्डर फंड बोलो, एक चीज है। शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें आती थी, याद है आपको, शेयर कैपिटल, सबसे पहला पॉइंट। शेयर कैपिटल में भी दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी प्लस प्रिफरेंस, ठीक है, वो पैसा आ जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आता था रिजर्व एंड सरप्लस, किसी भी तरीके का रिजर्व अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा हो, तो वो सारी चीजें यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और बस फिलहाल इसमें दो चीजें, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट यहाँ पर नहीं दे रखा होगा आपको कहीं पर भी, तो आपको सिर्फ दो चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो डेप्ट ऐसे आएगा, इक्विटी ऐसे आएगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, डेप्ट इक्विटी रेशियो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उतारिए फटाफट। अब देखो, ये तो था हमारे पास में फर्स्ट रेशियो डेप्ट इक्विटी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एक्सटर्नल होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एक्सटर्नल होनी चाहिए, यानी इन शॉर्ट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यहाँ पर लेते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब दूसरा हमारा फॉर्मूला, हम जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें तीनों रेशियो आ रखे हैं, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड आपके रेशियो कौन सा था, सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो जिसे हम शोधन क्षमता अनुपात बोल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा इसका, शोधन क्षमता अनुपात का फॉर्मूला होगा डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। पिछले वाला में क्या था, डेप्ट अपॉन इक्विटी, यहाँ पर डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। अब डेप्ट तो अपन पढ़ चुके हैं तो बार बार वापस नहीं लिखेंगे, अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में दो तरीके की एसेट्स आती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी अगर मैं दोनों को जोड़ लूं तो क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स आ जाएगी, क्योंकि शब्द ही क्या है, टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति। अब हमें ये देखना नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, जो इसके लिए हमने आपको बैलेंस शीट अच्छी तरीके से करवाई थी, समझ में आया, मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट पढ़ के आना है। अब देखो नॉन करंट एसेट्स में कितनी सारी चीजें आती है, सबसे पहले एसेट्स कौन सी थी, याद करो, फिक्स एसेट्स, याद है, नॉन करंट एसेट्स, बैलेंस शीट की एसेट साइड सबसे पहले नॉन करंट, नॉन करंट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में भी चार तरीके की एसेट थी, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल इन अंडर डेवलपमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट, कौन से वाले इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या था, डेफर टैक्स एसेट्स जो यहां पर नहीं आएगी। उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने लोगों को लोन दे रखा है, ठीक है, वो यहां पर आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, अदर
करंट नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इन चार की टोटल कर लो। ये तो अभी तक हुई है नॉन करंट, हमें क्या चाहिए टोटल में, नॉन करंट और करंट भी चाहिए। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आती हैं? करंट एसेट्स में सबसे फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, पता है ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या फर्क है? लॉन्ग टर्म जो 12 महीने से ज्यादा के लिए यूज में आए एसेट्स, शॉर्ट टर्म यानी करंट एसेट्स जो 12 महीने से कम में यूज में है। ठीक है, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या था पता है? इन्वेंट्री, स्टॉक बोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या था? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब इसमें दो चीजें आती हैं, क्या क्या? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स नहीं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या था हमारे पास में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नगद और नगद के बराबर मानी जाने वाली चीजें। उसके बाद में था हमारे पास में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, उसके बाद में क्या था? अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स, अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, इन सब की अगर मैं टोटल कर लूं तो क्या जाएगा? टोटल एसेट्स। ठीक है, तो डेप्थ अपन पिछले वाले में पढ़ चुके हैं, टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर आ गया। फटाफट कीजिए, फिर तीसरा फॉर्मूला भी करते हैं, ये याद भी करना आपको अभी के अभी। अब देखो थर्ड रेशियो जो है हमारा, डेप्थ इक्विटी हो गया, सोल्वेंसी हो गया। अब है हमारे पास में स्वामित्व अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, थर्ड रेशियो। इसमें कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वामित्व अनुपात। अब ये स्वामित्व अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, शेयर होल्डर फंड अपॉन में क्या आता है? टोटल एसेट्स। क्या आता है? अपॉन में टोटल एसेट्स। अब देखो शेयर होल्डर फंड हमने फर्स्ट फॉर्मूला में निकाल लिया। शेयर होल्डर फंड ही तो इंटरनल लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी या फिर इक्विटी एक ही चीज होती है। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें आएंगी? रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल। टोटल एसेट्स अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की अगर टोटल कर लें तो क्या जाएगी? टोटल एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को वापस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक उतारो आप और फिर आइए डायरेक्टली क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये तीनों रेशियो आ रखे हैं अपने पास में। अभी चौथा भी मैंने आपको कराया ही नहीं है चौथा भी कर लेंगे। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड, हमसे तीन तरीके के रेशियो पूछे इसने। एक तो डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछ लिया। देखिए, गर्ग लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से परिकलित कीजिए। क्या परिकलन करना है? ऋण क्षमता अनुपात यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा? दूसरा स्वामित्व अनुपात यानी प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा? और तीसरा शोधन क्षमता अनुपात यानी कि सोल्वेंसी रेशियो क्या होगा? अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है देखो। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल किस में आता है? नॉन करंट में। फिक्स एसेट्स में, पता है फिक्स एसेट्स में चार तरीके की एसेट्स आती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये किसका पार्ट होगा? कहां जाएगा ये पता है? टोटल एसेट्स में, क्योंकि जब हम टोटल एसेट्स कैलकुलेट करेंगे वहां पर यूज आएगा। उसके बाद अपने को दिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट मतलब ये भी क्या है? लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो कहां जाएगा? टोटल एसेट्स में। उसके बाद व्यापारिक प्राप्य, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, ये करंट एसेट्स आ गई हमारे पास में। करंट एसेट्स में याद करो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल, समझ रहे हो? तो इसलिए देखो बैलेंस शीट अच्छे से आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आती है, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके बाद अन्य चालू संपत्तियां, अदर करंट एसेट्स दे रखी है, ये भी टोटल एसेट्स में जोड़ लेंगे। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिया हुआ, कहां आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, तो हम किस फॉर्मूला में यूज में लेंगे? ये डेप्ट है कि इक्विटी है? डेप्ट। डेप्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। इतना जल्दी भूलोगे तो फिर काम नहीं चलेगा आगे। फिर आपको दिया लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यह भी डेप्ट में आता है। देखो इन शॉर्ट कहा जाए ना, लायबिलिटीज अगर दे रखी है तो डेप्ट है।
ठीक है। और डेप्ट कौन कौन सी, नॉन करंट और करंट, इसको डेप्ट मानना है। और जो इससे ऊपर आती है लाइबिलिटीज कौन सी, शेयर होल्डर फंड वाली, वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। क्लियर। फिर आगे आपको दिया हुआ है अल्पकालीन उधार, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये भी क्या है, डेप्ट में जाएगा। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज भी कहां जाएगा, डेप्ट के अंदर। सिंपल सी चीज है। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसमें फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है। डेप्ट में क्या क्या आएगा, इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में यहां बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। हमने कहा डेप्ट में दो तरीके की चीजें आती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, यही तो डेप्ट में आता है। ठीक है। अब बताओ नॉन करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज अपने को दे रखी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक तो अपने को दिया हुआ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, बताओ कितना दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है अपने पास में, वापस चेक कर लेना, 2 लाख। ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी यही आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख। ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं दिया नॉन करंट में। तो अब आ जाते हैं अपन करंट लाइबिलिटीज पे। करंट लाइबिलिटीज में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, तो यहां आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 20,000। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी कितनी है, 60,000। इन सब की टोटल कर लेते हैं तो 3,80,000 क्या आ जाता है, डेप्ट। बस डेप्ट पता चल गया। अब बात करते हैं इक्विटी की। बट इक्विटी के लिए देखो एक चीज अच्छे से समझना, मैं बैलेंस शीट का एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट वापस बनवाता हूं छोटा सा। ठीक है। मेन हेडिंग जो होती है वो, क्योंकि यहाँ इक्विटी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपको। कहाँ लिखा हुआ शेयर कैपिटल, कहाँ लिखा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस, कहीं दे रखा है क्या, कहीं नहीं दे रखा। अपने को क्या दे रखा है, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, और करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ये दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड तो गायब कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में मेन जो हेडिंग थी वो 4 थी। ठीक है। 4 कौन कौन सी थी, सबसे फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, नहीं सॉरी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो यहाँ इस पूरे ही चैप्टर में कहीं नहीं दिया होगा आपको, तो इसको तो भूल जाओ। तो अब दिमाग में क्या याद रखो, बैलेंस शीट की मेन इक्विटी साइड की कितनी साइड होती है, 3। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, दूसरा हमारे पास में आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और तीसरा हमारे पास आता है करंट लाइबिलिटी। इन तीनों को अगर मैं टोटल कर लूं तो हमारे पास में टोटल ए आ जाता है, टोटल ए मतलब लाइबिलिटी साइड। फिर हमने कहा बी पॉइंट, बी पॉइंट में हमारे पास एसेट्स आती हैं। एसेट्स में भी 2 तरीके की एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इन दोनों की अगर मैं टोटल कर लूं तो क्या आ जाती है हमारे पास में, टोटल एसेट्स, ये टोटल बी। तो क्या मैं कह सकता हूं, अच्छा क्या बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी साइड बराबर होती है, यस, बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर ही तो होती है। एसेट्स भी बराबर होगी लाइबिलिटीज के, और लाइबिलिटी बराबर होगी एसेट्स के। ठीक है। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से देखना मैं फॉर्मूला क्या बना रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, क्या मैं कह सकता हूं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी बराबर होती है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के। भाई इन तीनों के बराबर ही होगी ना ये। तो देखो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैंने कहा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस कर दूं नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये चीज समझ में आई, इसलिए मैंने आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराया। अब देखो मुझे क्वेश्चन के अंदर पता है नॉन करंट एसेट्स भी दे रखी है, मुझे नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, ये रही, मुझे नॉन करंट एसेट्स दे रखी है, ये रही, मुझे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स भी दे रखी है जो क्वेश्चन में अपने को गिवन है। तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ, यस, आया समझ में। तो ये एक फॉर्मूला बन गया एक्चुअल में अपने लिए। ठीक है। बट इसके लिए पहले अपने को क्या चाहिए होगा, देखो ये दोनों तो पता चल गया, नॉन करंट ये रहा लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी ये रही। अब मुझे क्या चाहिए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स चाहिए। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ एक दूसरा वर्किंग नोट बनाता हूँ, यहाँ
वर्किंग नोट नंबर 3। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं टोटल एसेट्स। क्या मैं कह सकता हूं ये जो है वो टोटल लाइबिलिटी है, ठीक है, और ये जो है वो टोटल एसेट्स है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो क्या मैं टोटल एसेट्स निकाल लूं? ठीक है, तो देखो मैंने कहा टोटल एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट्स आपको बहुत बार यूज में भी आने वाली है फॉर्मूला में। टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यही तो होता है। अब नॉन करंट एसेट्स में अपने को क्या दिया हुआ है? देखो नॉन करंट में एक तो अपने को दिया हुआ है टेंजिबल, नॉन करंट होती है टेंजिबल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख। फिर अपने को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, वो भी नॉन करंट है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000। फिर कह रहा हूँ फॉर्मेट अगर याद नहीं होगा ना आपको तो दिक्कत आएगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर अच्छे से आता होता ना तो क्वेश्चन आराम से समझ में आते। तो अगर कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ना, तो इसका मतलब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल भी याद नहीं, याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहले दिन ही बोला था फिर बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तक ये बोलता रहूंगा बैलेंस शीट और एसपीएल का फॉर्मेट अच्छे से याद करो। तो ये हो गए हमारे पास में नॉन करंट। फिर हमने कहा करंट एसेट्स भी दे रखी है। कौन कौन सी है देखो करंट एसेट्स? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ये अपने को दे रखे हैं 90,000। फिर अदर करंट एसेट्स दे रखी है, अदर करंट एसेट्स 70,000। इन दोनों की अगर मैं टोटल कर लूं तो क्या जाएगी? टोटल एसेट्स। ठीक है, बताओ कितनी आई? एग्जैक्ट 6 लाख। 3 लाख प्लस 2,40 प्लस 90,000 प्लस 70,000 7 लाख। तो ये 7 लाख क्या आ गई? टोटल एसेट्स। ठीक है, और क्या मैं बोल सकता हूँ सिर्फ नॉन करंट एसेट्स बोले तो कितनी है और करंट एसेट्स बोले तो कितनी है? ठीक है, तो नॉन करंट तो है 5,40,000 और करंट हो गई 7,14 और 1,60। समझ गए? अब मुझे इस क्वेश्चन में पता मिसिंग क्या है। मैंने कहा भी डेप्थ तो पता चल गया, ये रहा 380 आया। डेप्थ कैसे निकाला? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज दोनों को जोड़ा तो डेप्थ आ गया। कितना आया डेप्थ? 3,80,000। अब अगर मुझे इक्विटी पता चल जाए तो मेरा रेशियो निकल जाएगा। इक्विटी के लिए मैंने कहा भाई क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, यानी शेयर कैपिटल नहीं दे रखी, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो हमने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाया। मैंने कहा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी बराबर होती है किसके? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के। ये पूरी इक्विटी लायबिलिटी साइड किसके बराबर होती है? इक्विटी साइड के। ठीक है, इसके लिए हमने नॉन करंट लायबिलिटी ऊपर लिख रखा है, करंट लायबिलिटीज भी ऑलरेडी लिख रखा है। तो हमें क्या चाहिए? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, जिसके लिए हमने पहले वर्किंग नोट बना लिया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा शेयर होल्डर फंड बराबर क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड, अच्छा प्लस क्या नॉन करंट और करंट दोनों ये रही, या तो देखो आप ऐसे लिख लो, जैसे इसकी टोटल 3 लाख आ रही है ना, तो ये हो गई 3 लाख और ये कितनी हो गई? 80,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, साथ में भी ले सकते हो। मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है? 3 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज कितनी है? 80,000 बराबर नॉन करंट एसेट्स कितनी है? 5,40,000, 5,40,000 और प्लस करंट एसेट्स कितनी है? 1,60,000। तो क्या हम लिख सकते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस, पहले इसको जोड़ लें एक बार, कितना आ जाएगा? 380, 3,80,000 बराबर 7 लाख। ठीक है, तो हमने कहा शेयर होल्डर फंड बराबर क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड, इसको ये रहने दे, ये जो प्लस वाला उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, बराबर 7 लाख माइनस 3,80,000। तो शेयर होल्डर फंड आ गया 3,20,000। आया समझ में? तो ये हमने कैलकुलेशन करी। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट उसके लिए आपको इतनी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, डिवाइड में क्या लिख दे? 3,20,000। तो ये हमारा अभी तक तो एक रेशियो आया है 3,20,000। ठीक है, बट हमने लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया क्योंकि सारी चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली। 380 बटा 320 ये आ रहा 1.1875 टाइम्स, और क्या बोल सकते हैं इसको? 1.875 इस टू 1875
1.1875:1। ये हमारा पहला रेशियो। अब इसने दूसरा रेशियो कौन सा पूछा, देखो दूसरा ये पूछ रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर सेकंड पॉइंट, प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या फॉर्मूला होगा प्रोप्राइटरी रेशियो का? प्रोप्राइटरी रेशियो डेप्ट या शेयर होल्डर फंड? इन्होंने डेप्ट बोला, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। आया समझ में? अब शेयर होल्डर फंड क्या हमने कैलकुलेट कर रखा है? यस, ये रहा शेयर होल्डर फंड, कितना है? 3,20,000। तो 3,20,000 डिवाइड में टोटल एसेट्स हमने वहां कैलकुलेट कर रखी है कितनी? 7 लाख। ठीक है, तो रेशियो याद रखो भाई, ऐसे उल्टे सीधे रेशियो मत बोलो। 3,20 डिवाइड बाय 7 लाख, ये आ जाएगा 0.457 और टाइम्स, और क्या लिख सकते हैं इसको? 0.457:1। ठीक है, यह आया हमारे पास में सेकंड रेशियो, कौन सा? प्रोप्राइटरी। तीसरा रेशियो कौन सा था? शोधन क्षमता अनुपात, यानी कि सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला कौन बताएगा? एक ने एक तो बोल ही दे, तुक्का लग ही जाए। टोटल एसेट। ठीक है, डेप्ट हमने कैलकुलेट कर रखा है 3,80,000 अपॉन टोटल एसेट्स अभी अभी निकाली कितनी थी? 7 लाख। तो कितना आ जाएगा? 380 डिवाइड बाय 7 लाख, ये आ गया 0.5428:1 और 0.5428 टाइम्स। इजी है, उतारो फटाफट। अब आपके फोर्थ रेशियो कौन सा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इसके जैसे एग्जांपल घर पे दूंगा करने के लिए, अच्छे से बैठ के करना, दिमाग लगा लगा के। लेकिन फिर कह रहा हूँ, जब तक आपको ये चीजें नहीं आएगी ना वर्किंग नोट वाली, तब तक आपको डाउट रहेगा। तो इन चीजों को जितना हो सके कवर करो। ठीक है, 6 चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ, उसको याद करो, उनके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है उनको याद करो, क्योंकि जितना याद करोगे ना तो ज्यादा अच्छा पॉइंट होगा आपके लिए। अब देखिए चौथा रेशियो कौन सा था अपना? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज व्याप्ति अनुपात। बताओ क्या फॉर्मूला होना चाहिए? इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में आएगा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। अब देखो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप बिजनेस के सारे खर्चे घटा चुके हो, लेकिन 2 खर्चे ऐसे हैं जो अभी तक आपने नहीं घटाए। कौन सा? इंटरेस्ट और टैक्स। उसको घटाने से पहले जो आपका प्रॉफिट आता है उसी को अपन बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, उसमें से फिक्स कॉस्ट, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? आपने जैसे लोन ले लिया कहीं से, तो उसके ऊपर हर महीने या हर साल इंटरेस्ट फिक्स है, पे करोगे। इसी तरीके से हमने डिबेंचर इश्यू किए, पता है डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी क्या करती है? ऋण पत्रों के ऊपर कंपनी ब्याज देती है। ठीक है, तो ये फिक्स इंटरेस्ट चार्ज होता है कंपनी का। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, कंपनी को पे करना ही पड़ता है। अब ये तो इजीली समझ में आ जाएगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा इतने का लोन था, इतना परसेंट है, या इतने के डिबेंचर्स थे जिसके ऊपर इतना प्रतिशत से क्या लगता है? ब्याज लगता है। बट समझना अपने को ये, इसमें दिक्कत कई बार आ जाती है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आता है? देखो मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये अमाउंट दिया हुआ है। इसके बाद में इसमें से अपन माइनस करते हैं, पता क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट सबसे पहले माइनस होता है। ध्यान से देखना जो पॉइंट समझा, क्योंकि आपको डायरेक्टली कभी भी ये दिया हुआ नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, वो इसके आगे की चीजें देगा, तो इससे हमें वापस बैक आना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ब्याज और कर घटाने से पहले आपका ये लाभ है, उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट घटा दूं तो जो प्रॉफिट आता है ना उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, टैक्स। ठीक है, अब जैसे देखो सपोज करो ये 100% आया, टैक्स जो होता है ना वो किसके ऊपर लगता है, वो कहता है कि सारे खर्चे लेस कर दो, इंटरेस्ट वगैरह लेस कर दो, और जो वैल्यू आएगी ना उस पर हम टैक्स लगाएंगे। मैंने कहा ये 100% है, इस पे सपोज करो 40% टैक्स लग गया, तो 100 का 40%, ये एक इमेजिन कर रहे हैं अपन, ठीक है, 40% टैक्स लग गया, तो जो बचेगा वो कितना परसेंट आएगा, ये 60%। ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तीन चीजें होती है मेनली। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, उसमें से घटाते हैं, क्या घटाते हैं, इंटरेस्ट, और क्या ज्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स घटा दे तो क्या ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में ये दे रखा होगा। ठीक है, और इस टैक्स की रेट दे रखी होगी, इसके बेस पे अपने को ये निकालना है। ठीक है, यानी कि अपने को उल्टा चलना है, ये दे रखा है यहाँ से ये कैलकुलेट करना, तो उल्टा चलेंगे तो पता क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करूंगा टैक्स, तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। मैं कह रहा हूं उल्टा चलना अपने को। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो ये 1000 रुपए थे, 1000 नहीं ये 1200 रुपए थे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 200 रुपए आपने ब्याज दे दिया। ठीक है, तो कितना बचा, 1000 रुपए। मैंने कहा 1000 रुपए पर 40% टैक्स लग गया, 400 रुपए लग गया टैक्स, तो जो बचा वो कितना है, 600। ये तो मैंने समझा है, अब ध्यान से इसको नोटिस करना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, 1200। अब ये क्वेश्चन में पता क्या करता है कि ये चीज गायब कर दे, ये सारी चीजें गायब कर देगा, सिर्फ आपको दो चीज बताएगा। ठीक है, ये कह रहा है अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 600 रुपए, ब्याज की दर 40% है, तो और इंटरेस्ट कितना 200 है, तो बताओ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा। तो अब मैं देखो उल्टा चलूंगा, तो मुझे कैलकुलेट करना है इसमें, ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जबकि आपको दिया हुआ क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ लिखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, टैक्स। ठीक है, तो जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उल्टा चल रहे हैं अपन, देखो यहां से यहाँ जोड़ा तो ये आया, इसमें ये जोड़ा तो ये आ जाएगा, बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। इसमें अगर मैं जोड़ दूं इंटरेस्ट, तो क्या जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आया समझ में, तो उसको आपको फटाफट उतार लेना, फिर अपन इस क्वेश्चन पे एक एग्जांपल पे आएंगे।